नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय कृषि को पढ़ने के बाद में भारतीय कृषि से संबंधित आपका अंतिम टॉपिक आ रहा है भारतीय कृषि की समस्याएं। यानी भारतीय कृषि अपनी इतनी लगातार फसलें वगैरह पड़ी है जिसमें खाद्यान्न फसलें, औद्योगिक फसलें, व्यावसायिक फसलें सारी आई हैं। लेकिन इसमें भारतीय कृषि के साथ जुड़ी हुई समस्याएं क्या है? ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनके कारण विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल भारत में होते हुए तथा तीनों फसल ऋतुएं भारत में होते हुए भी कृषि का उत्पादन कम होता है? इसके लिए समस्याएं देखेंगे कि जिनके कारण कृषि का उत्पादन कम होता है। तो हमारा टॉपिक है भारतीय कृषि की समस्याएं। भारतीय कृषि की समस्याएं यानी भारतीय कृषि की जो समस्याएं है ना वो कौन कौन से? देखो, भारतीय कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी भी कहा जाता है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं कृषि के चारों ओर घूमती है, इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसलिए भारतीय कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी भी कहा जाता है। भारतीय कृषि एक जुआ है क्योंकि फसलों का उत्पादन किसी न किसी कारण से प्रभावित होता रहता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि भारतीय कृषि की सबसे मेजर जो समस्या है वो क्या है? वो है अनियमित अनियमित मानसून पर अनियमित मानसून पर निर्भरता। अनियमित मानसून पर निर्भरता, देखो सबसे बड़ी बात क्या है? अनियमित मानसून पर निर्भरता यानी भारतीय जो कृषि है वो ज्यादातर मानसून के ऊपर निर्भर है और भारत के अंदर मानसून का समय लगभग जून जुलाई से प्रारंभ होकर सितंबर अक्टूबर तक चलता है और यही जो समय है वो खरीफ की ऋतु के बोने का काटने का समय है क्योंकि खरीफ की ऋतु मई जून में बोई जाती, अपनी जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। तो भारतीय कृषि मानसून के ऊपर भी निर्भर होती है और मानसून की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है अनियमितता तथा अनिश्चितता। अनियमितता तथा अनिश्चितता यानी जो मानसून है वो अनियमित रहता है। मानसून क्या रहता है? अनियमित रहता है। उसके आने का समय जो है ना वो समय निश्चित नहीं है। समय निश्चित नहीं है, कभी पहले आ जाता है। वैसे देखा जाता है भारत को मानसून 1 जून को जो है ना वो माना जाता है कि केरल में प्रवेश कर जाता है, लेकिन कभी भी इस तय समय के ऊपर, निश्चित समय के ऊपर मानसून भारत में प्रवेश नहीं करता। और अनिश्चितता, इसकी जो मात्रा है वो मात्रा क्या होती है? कभी कम हो जाती है तो कभी ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में अपन ये कह सकते हैं मात्रा जब कम होती है तो उसमें अतिवृष्टि हो जाती है, मात्रा जब कम कम होती है तो अनावृष्टि हो जाती है, अनावृष्टि। और अगर मात्रा ज्यादा हो जाती है तो अतिवृष्टि हो जाती है। यानी कि दोनों ही दृष्टि से, दोनों ही प्रकार से अगर देखा जाए तो फसलों को नुकसान होता है। अति यानी कम होना, अनावृष्टि, अनावृष्टि का मतलब वर्षा का नहीं होना या बहुत ही कम मात्रा में होना, जितनी मात्रा से फसलों को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, फसलों को नष्ट होने से बचाया नहीं जा सकता। एक होता है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है जल की अधिकता, आवश्यकता से ज्यादा फसलों के लिए पानी होने के कारण या पानी भरा रहने के कारण फसलें नष्ट हो जाती है। ज्यादा लगातार ज्यादा वर्षा होने के कारण फसलों की या तो बुआई जुताई नहीं हो पाती है या बुआई जुताई हो गई तो वो ज्यादा विकास नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में फसल प्रभावित होती है। तो भारत के सामने कृषि को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ी समस्या आती है अनियमितता तथा अनिश्चितता, वो भी किसकी? मानसून की। क्योंकि खरीफ की फसलें मानसून आधारित फसलें होती है, समय पर मानसून नहीं आएगा, फसलों की बुआई में समय कम मिलेगा, या अपने कहें कहें कि फसलों की बुआई नहीं हो पाएगी और फिर मानसून निवर्तन, मानसून के लौटने का समय आ जाता है, तब तक फसल पककर तैयार नहीं होती है, जिससे फसल फसल का उत्पादन प्रभावित होता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या रही है मानसून की अनियमितता, जिसमें अनावृष्टि और अतिवृष्टि शामिल है। अनावृष्टि वर्षा कम होना और अतिवृष्टि वर्षा का ज्यादा होना। दूसरा पॉइंट आ जाता है निम्न उत्पादकता। निम्न उत्पादकता यानी भारतीय कृषि के अंदर सबसे बड़ी चीज ये आ जाती है, निम्न उत्पादन होता है, कम उत्पादन होता है। जिसमें कमी कहां पर भी होती है? बीज में भी कमी होती है, बीज में कमी होती है तथा मृदा में, दोनों में, मृदा में
पोषक तत्वों का अभाव होता है, पोषक तत्वों का अभाव, तत्वों का अभाव तथा बीजों में, बीजों की गुणवत्ता में कमी, गुणवत्ता में कमी, ये चीजें जो है ना वो निम्न उत्पादन का कारण बनती है। एक तो अच्छे शोध युक्त बीजों का अभाव है। भारत में क्या होता है कि ज्यादातर निम्न श्रेणी के बीजों का उपयोग कर लिया जाता है जिससे उसकी उत्पादकता नहीं होती। एक, मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है, ज्यादा अपन उच्च गुणवत्ता वाले खाद उर्वरक नहीं डालते हैं। क्यों? गरीब किसान होने के कारण, तो या अन्य कई कारण और भी है जो आगे समस्याओं में अपन पढ़ते जाएंगे, जिसके कारण कृषि का उत्पादन कम होता है। यानी कि अन्य देशों की तुलना में भारत में जैसे खाद्यान्न फसलें हो गई या औद्योगिक फसलें होती है, वो अन्य देशों की तुलना में प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में कम होता है। और ये प्रति हेक्टेयर उत्पादन होने के कारण क्या है? एक तो मृदा के पोषक तत्वों का अभाव और निम्न गुणवत्ता के बीजों का होना, जिसके कारण अन्य देशों की तुलना में भारत में इसका उत्पादन बहुत ही कम होता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आता है आपका मृदा अपरदन व मृदा क्षय। मृदा अपरदन व मृदा क्षय, यानी ये भी एक बड़ी समस्या है भारत के सामने। मृदा अपरदन यानी हवा द्वारा हो या जल द्वारा हो, मृदा की जो ऊपरी परत होती है जो कुछ सेंटीमीटर मोटी होती है वही उपजाऊ होती है, और वही मृदा पानी के साथ या हवा के साथ बहकर है ना वो चली जाती है, जिससे मृदा के जो पोषक तत्व होते हैं वो बहकर चले जाते हैं और पीछे अनुपजाऊ मृदा रह जाती है, कम अनुपजाऊ मृदा रहती है, जिसके कारण वहां से फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता। और मृदा क्षय यानी धरातल के ऊपर अन्य भिन्न भिन्न कार्य करने के कारण मृदा के जो पोषक तत्वों की कमी होना ही मृदा क्षय कहलाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि धरातल के ऊपर जो पोषक तत्व युक्त जो मृदा होती है वो पानी के द्वारा या हवा के द्वारा तथा मानवीय गतिविधियों के कारण उसका ऊपरी आवरण हट जाता है, बहकर चला जाता है, उड़कर चला जाता है, तथा उस अगर बहकर या उड़कर नहीं भी जाता है तो मानवीय गतिविधियों के कारण उसके जो पोषक तत्व होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, क्योंकि मानव ऐसी क्रियाएं करता है भिन्न भिन्न प्रकार की, जिसके कारण ऊपरी कण जो है ना वो बाधित हो जाते हैं अपशिष्ट पदार्थ वगैरह डालने के कारण, जिससे भी फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में कृषि के उत्पादन का कम होना मृदा अपरदन और मृदा क्षय के भी जिम्मेदार है, उसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है। चौथा पॉइंट आता है खेतों का छोटा होना, खेतों का आकार छोटा होना। खेतों का आकार छोटा होना यानी खेतों का जो आकार है वो क्या होता है? छोटा होता है। अब छोटा क्यों होता है खेतों का आकार? जैसे मान लो एक परिवार है, उस परिवार के पास काफी ज्यादा बड़ा खेत है, लेकिन उस परिवार में 4 भाई हैं। जब 4 भाइयों में घर का बंटवारा होता है तो उस खेतों का आकार छोटे छोटे हो गए, 4 भाग बन गए। पहले तो एक भाग था, फिर अलग अलग भाग बन गए। अब इनके अंदर अधिकतर खेतों में जाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाने पड़े हैं, तो कुछ भूमि रास्तों में चली गई है। अब इनके अंदर कुछ मेड़ बंधाई हो गई ऐसे, तो कुछ मेड़ बंधाई हो गई ऐसे चारों तरफ, तो खेतों का आकार छोटा हो गया है। तो यानी कि भारतीय खेतों का आकार या भारतीय जोत, जोत का मतलब खेत ही होता है, खेत का आकार छोटा होने के कारण भी फसलों का उत्पादन कम होता है, क्योंकि किसान के पास ये खेत इतना ही छोटा होता है कि वो वहां पर ना तो एक सिंचाई के स्रोतों का उपयोग कर पाता है, बड़े ना तो सिंचाई के स्रोतों का उपयोग कर पाएगा इस छोटे से खेत के लिए, ना ही आधुनिकीकरण युक्त मशीनरी का प्रयोग कर पाएगा, और ना ही अपन ये कहें कि कोई उत्तम क्वालिटी के बीजों का प्रयोग कर पाएगा, क्योंकि उसका खेत इतना ही छोटा होता है कि जितना पैसा वो इसके ऊपर खर्च करेगा उतना पैसे का यहाँ से फसल का उत्पादन नहीं होगा। तो ऐसे में खेतों का आकार या खेतों की जोत है वो छोटी होने के कारण भारतीय किसान उस खेत के अंदर आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग नहीं कर पाता। तो आधुनिक कृषि उपकरणों का अगर उपयोग नहीं होगा तो वहां पर कृषि का उत्पादन भी कम होगा। यही कारण पूरे भारत में है। इसी कारण संपूर्ण भारत में अगर उत्पादन देखा जाए तो दिन प्रतिदिन उत्पादन घटता जा रहा है, क्योंकि खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है बढ़ते परिवार के कारण, शहरीकरण के कारण तथा अन्य कारण से जो कृषि योग्य जो क्षेत्र था वो धीरे धीरे कम होता
चला गया और फसलों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। तो इस प्रकार से ये खेतों का छोटा आकार जो है वो भी कृषि के उत्पादन को प्रभावित करता है। ये अपने 4 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंटों में सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि कहीं ना कहीं भारत की जो भूमि है वहां से कृषि का उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसके अलावा अपन 5वां पॉइंट लेके आएंगे, उत्तम बीजों का अभाव। 5वीं समस्या है उत्तम बीजों का अभाव। उत्तम बीजों का अभाव। अभी अपन बात कर रहे थे ना निम्न उत्पादकता। निम्न उत्पादकता के अंदर भी अपन ने थोड़ी सी चर्चा की है। क्या चर्चा की थी निम्न उत्पादकता में? कि उत्तम बीजों का अभाव है, यानी कि उत्तम बीजों का अभाव। भारत में भारतीय किसान में शिक्षा का अभाव होने या अशिक्षित होने के कारण नई प्रचलित हाइब्रिड जो बीज होते हैं फसलों के, उनका भारतीय किसानों को ज्यादा ज्ञान नहीं है, या हाइब्रिड जो बीज होते हैं वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं। तो ऐसे में प्रत्येक किसान की पहुंच में वो बीज नहीं आ पाते महंगे होने के कारण, या किसान को उसका ज्ञान नहीं है, जिसके कारण वो उस बीज का प्रयोग नहीं कर पाता। 2 समस्याएं। एक समस्या और ये हो सकती है कि उत्तम बीजों का अभाव क्यों है? क्योंकि उनके पास खेतों का आकार छोटा है। वो अगर उन खेतों के अंदर बीज बोएगा महंगा लाकर तो उतना उत्पादन वहां से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर ना तो उत्तम आधुनिक उपकरणों का उपयोग नहीं कर पाएगा, वो सिंचाई का अभाव है, इस कारण वो वहां से फसलों का अच्छा उत्पादन नहीं होगा। तो यानी कि उत्तम बीजों का जो अभाव है वो भी कृषि के उत्पादन को प्रभावित करता है। अगर पुराने बीजों का प्रयोग करते हैं तो लगभग 1 बीघे के हिसाब से एक आधा क्विंटल जो है ना वो फसलों का उत्पादन हो जाता है। जैसे बाजरे की बात करें, अगर हाइब्रिड बाजरे का अगर उपयोग करते हैं तो 4 क्विंटल तक भी जो है ना उसका उत्पादन हो जाता है। वो महंगे बीज होते हैं क्योंकि 1-1.5 केजी का जो पैकेट होता है वो 800-900 रुपए का आता है। तो काफी महंगा होने के कारण आम किसान जो है ना, या आम किसान की पहुंच से ये बाहर है। इस कारण भारत में फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है। इसके बाद में 6ठा पॉइंट है सिंचाई सुविधाओं की कमी। सिंचाई सुविधाओं सुविधाओं की कमी, यानी भारत के अंदर सिंचाई सुविधाओं की भी कमी है, जल स्रोतों का अभाव है। अभी अपन ने पहला ही पॉइंट पढ़ा, मानसून की अनियमितता। यानी तो भारतीय कृषि मानसून के ऊपर निर्भर है, और भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे जून जुलाई में मानसून आएगा तो ही खरीफ की फसल की ऋतु की बुआई हो पाएगी। अगर लेट सेट आता है, देरी से आता है, तो उसमें देरी हो जाती है, जल्दी चला जाता है, जिस कारण वो पककर तैयार नहीं होता। तो ये सिंचाई सुविधाओं की कमी है। और अभी कहा कि खेतों का आकार छोटा होना, खेत है ना वो सिकुड़ते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ने के कारण, घरों में बंटवारा हो रहा है, परिवारों में खेतों का बंटवारा हो रहा है, इस कारण वहां पर कोई सिंचाई के स्रोत भी नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि सिंचाई के स्रोत लगाना काफी ज्यादा महंगा होने के कारण छोटे किसान खेत में अपने सिंचाई के लिए स्रोत नहीं लगा पाते। या एक कारण ये भी है, स्रोत लगाना तो चाहते हैं लेकिन भूमि का जल स्तर काफी धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो 1000 फीट तक, 1200-1500 फीट तक पानी नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में वो काफी ज्यादा 5-4 लाख रुपए तक की स्थिति में वो पहुंच जाता है, तो किसान के लिए संभव नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में सिंचाई के स्रोतों का अभाव होने के कारण भी फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है, क्योंकि कम पानी के कारण फसलें में बीज नहीं बन पाते हैं, फसल अच्छी तरीके से पक नहीं पाती है, और उसका उत्पादन है ना वो प्रभावित होता है। तो ऐसे में किसानों के साथ धीरे धीरे कई प्रकार की समस्याएं जन्म लेती चली जा रही है। इसके बाद में आता है खाद व उर्वरकों की कमी। खाद व उर्वरकों की कमी। खाद व उर्वरकों की कमी। देखो आज के इस समय के अंदर बिना खाद उर्वरक रासायनिक उर्वरकों के फसलों का उत्पादन असंभव है, क्योंकि धरातल के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं होने के कारण बहुत ज्यादा कीटनाशक जो जीव हैं वो पनपते जा रहे हैं, और वो बीज जैसे अपन फसल भूमि में डालेंगे, बीज डालते उनके वो उनको काटना प्रारंभ कर देते हैं, तो उनके जड़ के पास में बीज लग जाते हैं। जैसे पौधा ग्रोथ करता जाता है उसके साथ साथ वो बीज आगे बढ़ते चले जाते हैं, और उसके फलों तक है ना वो पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो यानी भारतीय किसानों के पास खाद और उर्वरकों का अभाव है,
वैसे देखा जाए तो भारत में विश्व की सबसे ज्यादा पशु संपदा है, लेकिन गोबर की खाद का भारत में अभाव पाया जाता है। कारण क्या है? भारतीय लोगों के पास ईंधन का अभाव है। ईंधन का अभाव होने के कारण गोबर से जो प्राप्त या गोबर से बने हुए जो केंडे होते हैं, जो साधारण भाषा में छाणे या थापड़ियां जिसे बोलते हैं, केंडे बोलते हैं उन्हें, उनकी कमी है। तो ज्यादातर क्या करते हैं, वो इस गोबर की खाद का प्रयोग ईंधन के रूप में कर लेते हैं, घर में जलावन के लिए जो है ना इसको काम में लेते हैं। उसको बिल्कुल इसको आकार छोटे छोटे आकार में बना लिया जाता है और वो सूखने पर उसको ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। तो गोबर की खाद का वैसे इस्तेमाल हो जाता है। बची रासायनिक खाद, तो रासायनिक खाद थोड़ी महंगी होने के कारण या उसका उत्पादन कम होने के कारण प्रत्येक आम किसान तक ये नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय किसानों के पास खाद उर्वरकों का अभाव होने के कारण भारतीय किसान अच्छी गुणवत्ता की फसलों का उत्पादन नहीं कर पाता। इसके अलावा कीटनाशक पदार्थों का महंगा होना या रासायनिक उर्वरकों का महंगा होना, ये सारे क्या होते हैं कि फसलों के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। किसान बहुत से किसानों की स्थिति देखी जाए तो काफी ज्यादा दयनीय होती है, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं प्राकृतिक प्रकोप से भी फसलें नष्ट हो जाती है। किसान पैसा इन्वेस्ट करता है फसल में, प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट होने के कारण किसान जो है वो फसलों के ऊपर अपना ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में खाद उर्वरकों की कमी के कारण भी भारतीय फसलें है ना उनका उत्पादन प्रभावित होता है। इसके बाद में आगे देखा जाए तो कृषि रोग और पौध संरक्षण, कृषि रोग कृषि रोग और पौध संरक्षण। कृषि रोग और पौध संरक्षण, देखो कृषि के लिए रोग लगना और उन पौधों को संरक्षित करना, यानी कुछ कीट जो है ना, ऐसे कीट होते हैं जो उन्हें लग जाते हैं, इसके लिए कीटनाशक का होना जरूरी है। कीटनाशक पदार्थों का होना जरूरी है। इन्हीं कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग करके अपन कृषि को फसलों को नष्ट होने से बचा सकते हैं। अभी अपन बात कर रहे थे रासायनिक खाद उर्वरकों की कमी होने के कारण किसान फसलों का अच्छा उत्पादन नहीं ले पाता है। इसमें एक पॉइंट और जुड़ जाता है कि इसमें कीटों का प्रभाव होता है, प्रकोप होता है। बस खेतों की भूमि से लेकर और जब तक वो तैयार नहीं होते ना तब तक भिन्न भिन्न प्रकार के कीट है ना वो लगते हैं। भूमि में लग जाते हैं, तने में लग जाते हैं, ऊपर फल के ऊपर लग जाते हैं। इसके अलावा कुछ टीडी दल और होता है, टीडी दल और होता है, वो भी ज्यादातर आता है तो फसलों को, खड़ी फसल को चौपट कर देता है। फसलें जब पकने को होती है, टिड्डी दल आ गया, खेतों की खड़ी फसल को जो है ना वो खाकर नष्ट कर देता है। तो ऐसे में कीट रोगों का भी ज्यादा प्रभाव है। कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कीटनाशक पदार्थ इतने ज्यादा महंगे होते हैं कि आम किसान की पहुंच से ये दूर होते हैं। तो ऐसे में किसान एक तरीके से उनका उपयोग नहीं कर पाता है और पथरी की खड़ी फसल नष्ट हो जाती है, जिससे उसका उत्पादन भी नहीं हो पाता। तो यानी कि कीट जो रोग होते हैं, फसल में जो रोग लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, वो भी फसलों की उत्पादकता को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि फसल को ही नष्ट कर देते तो उसका उत्पादन होगा ही नहीं। तो ये भी एक बड़ा कारण बनता है। इसके बाद में कृषि शिक्षा प्रौद्योगिकी एवं कृषि शिक्षा प्रौद्योगिकी और कृषि शिक्षा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की कमी, और अनुसंधान की कमी। देखो कृषि शिक्षा प्रौद्योगिकी, कृषि शिक्षा, भारतीय किसानों के लिए कृषि शिक्षा का अभाव है, नई तकनीकी का अभाव और शोध की कमी पाई जाती है। कृषि शिक्षा क्या है कि भारतीय किसानों को प्रत्येक वर्ष में ज्यादा भी नहीं तो एक दो बार जो है ना इनके कृषि मेले लगते हैं। उन कृषि मेलों के अंदर ज्यादातर किसानों को भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन, कृषि उपकरणों के उत्पादन, नए बीजों के उत्पादन के बारे में जो है ना वो शिक्षा दी जाती है। लेकिन किसानों की पहुंच से बाहर होने के कारण या उन्हें ज्ञान का अभाव होने के कारण वो उन कृषि मेलों में नहीं जा पाते हैं। एक दिवसीय, दो दिवसीय, तीन दिवसीय मेले लगते हैं। तो किसानों के पास थोड़ा पूंजी का अभाव होने के कारण या काम का दबाव होने के कारण वो वहां नहीं जा पाते और उन्हें इसके बारे में ज्ञान नहीं होता है। तो कृषि शिक्षा का अभाव पाया जाता है कि किस प्रकार से कृषि को नष्ट होने से बचाया जा सकता है तथा कम लागत पे कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ये कृषक के ज्ञान से बाहर है। प्रौद्योगिकी, नई तकनीकें,
कृषि के लिए जो नई तकनीकी आ रही है, कृषि उपकरणों में उसे जोड़ा गया है, खाद उर्वरक कीटनाशक पदार्थों तथा बीजों में इस तकनीकी का प्रयोग करके उत्तम बीज, उत्तम प्रकार के बीज हो गए, उत्तम प्रकार के कीटनाशक पदार्थ, रासायनिक उर्वरक वगैरह तैयार किए जाते हैं, जिनका भारतीय किसानों को ज्ञान नहीं है। ज्ञान है तो उनके पास ऐसी पूंजी नहीं है जिससे वो उसको खरीद कर खेतों में उसका प्रयोग करके फसलों के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अनुसंधान, नए शोध कार्यों का अभाव होना या अनुसंधान जो हर प्रकार से नए बीजों के लिए, नए उद्योग इसमें खाद उर्वरकों के लिए या कृषि उपकरणों के लिए जो अनुसंधान के माध्यम से जो नई मशीनरी वगैरह आ रही है, उनका भी उन्हें ज्ञान नहीं है या पूंजी का अभाव होने के कारण वो उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में भारतीय कृषि जो है ना, वो धीरे धीरे जो है ना वो कमजोर होती जा रही है और कृषि के ऊपर निर्भर जो उद्योग है वो भी प्रभावित होते जा रहे हैं, क्योंकि बिना कृषि के कच्चे माल के उद्योगों का भी विकास नहीं होता है। इसके अलावा धीरे धीरे भारत जो है ना कृषि से जुड़े हुए उत्पादों के लिए, खाद्यान्न पदार्थों के लिए धीरे धीरे दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होता जा रहा है, क्योंकि जो विकसित देश है वो विकसित देश बड़ी मात्रा में कृषि क्षेत्र में पूंजी का निवेश करके वहां पर फसलों का उत्पादन कर रहे हैं और पूरे विश्व बाजार में अपने उत्पाद जो है ना वो बेचने का कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां की सरकारें भी जो किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है, और ताकि किसानों का जीवन सुधारा जा सके और किसानों को ऊपर उठाने के लिए वहां की सरकारें पुरजोर कोशिश कर रही हैं, जिसके कारण वहां के किसान दिल लगाकर या अपन कहें कि दिलचस्पी से वहां पर फसलों का उत्पादन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नुकसान होने की संभावना वहां पर कम होती है, शिक्षित है, अच्छी तकनीकी, अच्छे अनुसंधान बीजों का वो प्रयोग करते हैं और सरकार द्वारा अच्छी सहायता देने के कारण भी वो बिना डर के जो है ना फसलों का उत्पादन करते हैं और वहां पर अच्छा फसलों का उत्पादन होता है। अगला पॉइंट है 9वां, वाणिज्यकरण का अभाव। वाणिज्यकरण 10वां पॉइंट है ये, वाणिज्यकरण का अभाव। वाणिज्यकरण का मतलब हो गया व्यापारिक, व्यापारिक यानी किसान व्यापारिक फसलें नहीं बो पा रहा है। क्यों नहीं बो पा रहा है व्यापारिक फसलें? क्योंकि किसानों के पास इतनी छोटी जमीनें हैं, खेती का आकार इतना ही छोटा है कि वो अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए खाद्यान्न फसलें ज्यादा बोता है, और ऐसे में खाद्यान्न फसलों का ये जब पूर्ति नहीं हो पा रही तो किसान वाणिज्यकरण या वाणिज्यिक फसल नहीं बो पाएगा। क्योंकि अपन ने पहले वाले वीडियोज में पढ़ा था कि जैसे भारत आजाद हुआ, भारत में कृषि के विकास के लिए व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्न फसलें बोई गई, व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्न फसलें बोई गई थी। ये अपन ने पढ़ा था। क्यों बोई गई थी? क्योंकि उस दौरान अंग्रेज व्यापारिक फसलों को ज्यादा महत्व देकर उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करते थे। लेकिन अब भारत में उस समय खाद्यान्नों का अभाव था, खाद्यान्नों का अभाव था तो खाद्यान्न फसलों पर जोर दिया गया। लेकिन अब किसान सिर्फ अपनी आवश्यकता के लिए खाद्यान्न फसलें बो रहा है, थोड़ी बहुत अतिरिक्त होती है उसको बाजार में बेचकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है, तो व्यापारिक फसल नहीं बो पा रहा है। अगर किसान व्यापारिक फसल बोएगा तो उसे आमदनी ज्यादा होगी, लेकिन आमदनी तो ज्यादा होगी लेकिन उधर खाद्यान्नों का अभाव हो जाएगा। तो ऐसे में व्यापारिक फसलों की कमी होना, व्यापारिक फसलें नहीं बोना भी भारतीय किसानों के लिए एक समस्या बनकर आ रहा है। क्यों बनकर आ रहा है? क्योंकि व्यापारिक फसलों में आमदनी ज्यादा होती है खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा। तो अगर सभी व्यापारिक फसलें बोने लगे तो फिर समस्या आ जाएगी खाद्यान्न पदार्थों की। तो ऐसे में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं वो, या जो कम पढ़े लिखे, कम शिक्षित जो किसान है, वो ज्यादातर खाद्यान्न फसलें बोते हैं और वो भी पुरानी घिसी पीटी परिपाटी से बीजों का उपयोग करके ये फसलें बोते आ रहे हैं। इसलिए फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है। एक आता है, छठा पॉइंट है इसका, अलफ व्यापक बेरोजगारी। अलफ व्यापक बेरोजगारी, इसे छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। छुपी हुई बेरोजगारी, इसे छुपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे छुपी हुई बेरोजगारी या अल्प व्यापक बेरोजगारी? क्या है अल्प व्यापक? इसका मतलब यह है कि कृषि क्षेत्र के अंदर अल्प व्यापक बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो वर्ष में लगभग 4-5 महीने ही जो है ना उन्हें काम मिल पाता है,
किसानों को 4-5 महीने, या इसमें मजदूरी करने वाले जो लोग होते हैं उसे 4-5 महीने ही है ना वो काम मिल पाता है, बाकी के समय में वो बेरोजगार रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि बाकी के समय में रोजगार नहीं मिलने के कारण धीरे-धीरे किसानों का जो मोह है या जनसंख्या का जो मोह है वो कृषि क्षेत्र से हटता जा रहा है और अन्य गैर कृषि कार्यों में है ना वो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर संपूर्ण वर्ष उन्हें रोजगार मिलता रहे, जिस कारण कृषि करना भी ज्यादा वो महत्व का या लाभ का सौदा नहीं मानते। ऐसे में जिन किसानों के पास भूमि पड़ी है, कृषि भूमि, वहां पर कम समय में रोजगार मिलने के कारण या फसलों का अच्छा उत्पादन नहीं होने के कारण वो भूमि को परती छोड़ रहे हैं और किसी दूसरे क्षेत्र यानी कि गैर कृषि कार्यों वाले क्षेत्र में जाकर कोई रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए अधिकांश भूमि परती भूमि है, अधिकांश भूमि खाली पड़ी हुई है, वहां पर किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं होता, घास फूस खरपतवार है ना वो पनप रहा है वहां पर। तो ऐसी स्थिति में भी फसलें प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि अगर जो खेत खाली पड़े हैं वहां पर अगर फसलों का उत्पादन होता तो भारत के प्रतिवर्ष उत्पादन में उसको जोड़ा जाता, लेकिन रोजगार का अभाव होने के कारण, कोई सुविधा नहीं होने के कारण या ज्यादातर संसाधनों की कमी होने के कारण लोग खेतों को खाली छोड़ रहे हैं। क्यों? मृदा की उत्पादकता की कमी है, अच्छे खाद उर्वरक बीजों का अभाव है, सिंचाई की सुविधा की कमी है, संपूर्ण वर्ष रोजगार नहीं मिलने के कारण लोग खेतों को छोड़ रहे हैं, वहां पर फसलों का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। इस कारण भी भारतीय कृषि के सामने समस्या बढ़ती चली जा रही है। अब इसे छुपी हुई बेरोजगारी क्यों कहते हैं? इसे छुपी हुई बेरोजगारी क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे मान लो इस कृषि क्षेत्र को छुपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सेक्टर में लोग काम करते हुए तो प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके काम करने से उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो काम करता हुआ ही नजर आ रहा है, लेकिन अगर वो काम ना भी करे तो फसल का उत्पादन तो उतना ही होना होता है। इस कारण इसे छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अपन लेते हैं, एक परिवार है जिसमें 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों के पास 1 हेक्टेयर भूमि है, 1 हेक्टेयर भूमि है, और वहां से ये प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का उत्पादन करते हैं प्रतिवर्ष। इस 1 हेक्टेयर भूमि पर 5 व्यक्ति मिलकर, 5 लोग हैं। दूसरा परिवार है, उस दूसरे परिवार में भी 3 लोग हैं, उस परिवार के पास भी 1 हेक्टेयर भूमि है, वहां पर भी प्रतिवर्ष 1 लाख का वो उत्पादन करते हैं, 1 लाख रुपए का प्रतिवर्ष है ना वो उत्पादन कर रहे हैं। भूमि का भाग वही है, भूमि का टुकड़ा वही है, प्रतिवर्ष उत्पादन भी वही हो रहा है, लेकिन सदस्यों की कमी है। ये जो इधर वाले जो 2 व्यक्ति हैं, अगर इनको यहां से हटा दिया जाए तो फिर भी कार्य करेंगे तो वहां पर कितना उत्पादन होगा? 1 लाख का होगा, जैसे ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में ये 2 व्यक्ति क्या करेंगे? ये छुपी हुई बेरोजगारी के शिकार है, क्योंकि ये लोग उन खेतों में काम करते हुए तो प्रतीत होते हैं, काम करते हुए तो दिखते हैं, लेकिन उनके काम से उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जैसे मान लो 3 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उन 2 व्यक्तियों को किसी कारणवश से भेज दिया गया, ये 3 वहां पीछे 3 व्यक्ति रह गए, ये तीनों व्यक्ति भी वही कार्य करके 1 लाख का उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। तो वो 2 व्यक्ति जो थे वो छुपी हुई बेरोजगारी के शिकार थे, क्योंकि ये व्यक्ति खेतों में काम करते हुए तो प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके काम से उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में कृषि सेक्टर में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। इस कारण लोग इस कार्य को करना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि भूमि के जो टुकड़े होते हैं, घर में 5-7 सदस्य होते हैं, वो खेती में लगे रहते, बाहर कमाना नहीं चाहते। तो ऐसे में वो जानबूझकर क्या करते हैं कि खेती करना ही छोड़ देते हैं। जैसे खेती करना ही उन्होंने छोड़ दिया तो वो 5-4 व्यक्ति रहेंगे, वो आप खाने के लिए उनकी समस्या हो जाएगी, बेरोजगार हो गए। तो ऐसे में वो क्या करेंगे? अपने घर से बाहर निकलकर दूसरे क्षेत्रों में जाकर वो कार्य करेंगे और अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने में सहयोग करेंगे। तो ऐसी स्थिति भारतीय कृषि के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि भारतीय कृषि की भिन्न-भिन्न प्रकार की जो समस्याएं अपन ने पढ़ी है, ये समस्याएं भारतीय कृषकों के लिए या भारतीय कृषि के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे में इन समस्याओं से निजात पाने के लिए जरूरी है कि हर क्षेत्र में, हर सेक्टर के अंदर किसानों को आगे बढ़ चढ़कर है ना वो भाग लेना चाहिए, ताकि कृषि से जुड़ी हुई समस्याओं का उन्हें समाधान मिल सके। इस प्रकार से हमारा ये जो तीसरा भाग था, भू संसाधन तथा कृषि, सेकंड भूगोल का जो तीसरा चैप्टर था वो आज पूरा हो रहा है। अगले वीडियोज में अपन लेकर आएंगे जल संसाधन, यानी आज भारत के ऊपर जल संसाधन की क्या स्थिति है, जल की क्या पोजीशन है आज भारत के अंदर, कौन कौन से सेक्टर में, कौन कौन से क्षेत्रों में जल का उपयोग किया जा रहा है, तथा कौन कौन से रूपों में पृथ्वी के ऊपर जल पाया जाता है, कितना कितना मीठा जल पाया जा रहा है, कितना खारा जल पाया जा रहा है। इन सबको अपन आगामी वीडियो जो लेके आएंगे जल संसाधन, उसमें उसका अध्ययन करेंगे। तब तक आप अपने
इस चैनल को लगातार देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए तथा सब्सक्राइब भी करवाइए ताकि अधिक लोगों तक हमारे वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।